बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग एक-एक करके देख रहे हैं। एंटिटी, एंटिटी क्या होती है? देखो एंटिटी वो होती है एक जिसका एक डेफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो। मतलब जो कंपनीज़ होती हैं या फिर इंडिविजुअल्स होते हैं, अम, एक ऑर्गेनाइज़ेशन को एज़ अ इंडिविजुअल ट्रीट किया जाता है, ठीक है? बिज़नेस एंटिटी कौन-कौन सी हो सकती है? वो बिज़नेस एंटिटी जो कि दैट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ बिजनेस एंटरप्राइज, जैसे बाजार है, हायर ज्वेलर्स हैं या फिर आईटीसी लिमिटेड। ये इनका इनका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है तो इनको एंटिटी बोला जाएगा। और हर एक अकाउंटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी के लिए डिजाइन किया जाता है हमेशा। ठीक है, तो इसको अकाउंटिंग एंटिटी बोल सकते हो। फिर आ जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांज़ैक्शन, देखो ट्रांज़ैक्शन वो होता है एक या 2 पार्टी के बीच में फाइनेंशियली ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, मतलब 1 या 2 एंटिटीज़ के बीच में मॉनेटरी टर्म में एक्सचेंज होना इज़ कॉल्ड द ट्रांज़ैक्शन। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल है इसका, परचेज़ ऑफ गुड्स, रिसिप्ट्स ऑफ मनी, पेमेंट टू द क्रेडिटर एंड इनकरिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो ट्रांज़ैक्शन है, हो सकता है ये कैश में हो जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रेडिट में हो जाए, कुछ किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है? तो कैश एंड क्रेडिट 2 चीज़ में हो सकता है। फिर एसेट, एसेट का मतलब क्या है? देखो एसेट का मतलब है they are the economic resources of enterprises that can be expressed in the monetary terms, and these are used by the business in its operation to generate the income and provide the benefit। मतलब एसेट, अब आप समझिए, हो सकता है ये एसेट एक लैंड हो सकता है कोई मशीनरी एक एसेट हो, मतलब जिसका यूज करके आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो आपका एसेट है। हो सकता है आप इस एसेट को कल को बेचे तो आपको मनी भी मिल मिल सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एन एसेट, जो आपके पास पूंजी है। अब वो पूंजी कैश में हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है? अब दो टाइप के एसेट्स होते हैं, एक होता है करंट एसेट और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स वो, या तो आई मीन करंट एसेट्स वो जो कि 1 साल के अंदर कैश में या फिर कैश में बदल जाएँगे या फिर उनका यूज़ हो जाएगा, वो होते हैं करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन चलने वाले हैं या फिर जिनका यूज़ हम लंबे समय तक करेंगे, ठीक है? बिज़नेस के लिए। हो सकता है ये आई मीन कौन-कौन से होते हैं? ये होते हैं मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये होते हैं नॉन करंट। एक बार देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। देखो करंट एसेट्स, माय गॉड, 1 मिनट। या सो करंट ये एसेट्स हैं, देख लेते हैं। ये है करंट एसेट। करंट असेट्स में दीज आर द करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री जो है 1 साल की, ट्रेड रिसीवेबल्स, याद रखना ये ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। फिर आ जाते हैं हम नॉन करंट की तरफ। नॉन करंट में आते हैं हमारे फिक्स्ड। फिक्स्ड में भी वी हैव द टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर द डेवलपमेंट। फिर आ जाते हैं नॉन करंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, इंपॉर्टेंट याद रखना, थोड़ा अलग है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स, ये होते हैं हमारे एसेट्स, ठीक है? फिर है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी मतलब ये आपका ऑब्लिगेशन होता है या फिर उधार होता है जो आपको देना है, ठीक है? फ्यूचर में यू हैव टू गिव इट। then it represents, they represent the creditor's claim on the firm asset, मतलब आपका जितना asset है उस पर कोई आके क्लेम कर सकता है क्योंकि आपने उससे उधार लिया है, ठीक है? सो दिस इज द लाइबिलिटी, आपके असेट पे ये एक लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटी होती है और नॉन करंट होती है। मतलब करंट वो जो कि आपको 1 साल के अंदर पे करनी है, नॉन करंट वो जो आपको लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब आपको एक सर्टेन टाइम या फिर बहुत सारे ईयर्स के बाद या फिर कंटिन्यूइंग ईयर्स में करनी है। कुल मिला के ये लंबे समय के लिए होती है। फिर लायबिलिटीज़ में भी देखते हैं करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देन नॉन करंट में आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिफर्ड मतलब आप आज नहीं और कभी कर दीजिए, मतलब कुछ सालों बाद कर दीजिए, कुछ ऐसा, मतलब तुरंत नहीं, कुछ टाइम के बाद। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द करंट एंड नॉन करंट आइटम्स। ये क्यों मैं कर रही हूँ? क्योंकि दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है? अब हो सकता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। जो करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेटिंग साइकिल,
करंट एसेट और लायबिलिटीज ये रियलाइज या फिर सेटल हो जाती हैं 12 महीने के अंदर। जो करंट आइटम्स हैं दे आर प्राइमरीली यूज फॉर ट्रेडिंग एंड करंट आइटम्स हैं दे आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ भी हो सकता है। फिर कैपिटल, कैपिटल देखो एक ओनर है, ओनर जो बिजनेस में रुपया या तो ये रुपया कैश में लगा दे, है ना, कैश में लगा दे या फिर ये असेट लगा दे। तो ये जो भी ओनर बिजनेस में लगा रहा है वो कहलाता है कैपिटल। अब बिजनेस साइड में ये जो कैपिटल है वो एक ऑब्लिगेशन होता है किसका, ओनर की तरफ, मतलब ये एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। और तो इसको जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर लायबिलिटी साइड में बिजनेस की दिखाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। नेचर इसका है फॉर द बिजनेस एंटिटी कैपिटल इज कंसिडर्ड एज द ऑब्लिगेशन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ओनर का क्लेम, जो अभी मैंने बताया। और लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब जो कैपिटल हेड है उसके अंदर लाइबिलिटी साइड में इसको दिखाया जाता है, बस यही है। फिर सेल्स, सेल्स देखो, सेल्स आप समझ रहे हो सेल्स क्या है, जो आपको टोटल रेवेन्यू मिला है, आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज को सेल किया है कस्टमर्स को, तो वो होते हैं सेल्स। अब सेल हो सकता है आपने कैश में किया हो सकता है आपने क्रेडिट में कर दिया हो, मतलब आपने पेमेंट रिसीव कर ली हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने अभी सोल्ड कर दिया है बट पेमेंट इज रिसीव्ड लेटर फ्रॉम द कस्टमर, तो ये होता है क्रेडिट सेल। फिर बेसिक टर्म्स रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू आपने जो पैसा हासिल किया है गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के वो होता है सेल, उसी को रेवेन्यू सेल या फिर जो इनकम है वो बोलते हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू हो सकता है कि इस टाइप की रेवेन्यू हो, जैसे कि कमीशन मिला है आपको, इंटरेस्ट मिला है ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड और डिपॉजिट्स, डिविडेंड्स मिला है शेयर में, या फिर लॉयल्टी मिली है फॉर द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और राइट्स, या फिर रेंट मिला है, कुछ भी हो सकता है। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या, मतलब आपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, मतलब आप आपका ये बिजनेस है, दिस इज योर बिजनेस एंड इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू यू हैव इन्वेस्टेड सम मनी, जो मनी आपने इन्वेस्ट करी है उसको बोलेंगे एक्सपेंस। ठीक है, सो दे रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट हेल्प द बिजनेस टू ऑपरेट। तो ये कैसे हो सकता है, मेजरमेंट क्या है इसका, देखो एक्सपेंसेस दे आर जनरली मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ असेट कंज्यूम, कैसे, जो कॉस्ट ऑफ असेट कंज्यूम है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, और द सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसका एग्जांपल हो सकता है, मैं बताऊं, रेंट, वेज, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वाटर चार्जेस, टेलीफोन, इंटरेस्ट ऑन द बोरोवर्स एंड डेप्रिसिएशन। आप इसके एग्जाम्पल से समझोगे कि ये होते हैं एक्सपेंसेस। फिर एक होता है एक्सपेंडिचर, देखो ये एक्सपेंडिचर है, जब ये एक्सपेंडिचर एक साल में होता है, मतलब जो कि जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। बट जो एक्सपेंस एक साल से ज्यादा का होता है उसको बोलते हैं असेट, मतलब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट करा तो हो सकता है आपको कुछ सालों तक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, तो उसको बोलते हैं असेट क्रिएट हो गया। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर refers to the spending of money or incurring a liability for the benefit, service and property received by a business. Example क्या है, purchase of goods, purchase of machine, purchase of furniture, ये होता है expenditure। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि एक साल में एग्जॉस्ट हो जाता है, विद इन 1 ईयर इट विल एग्जॉस्ट। ठीक है, इसलिए इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे रेंट पे करना, वेज पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको असेट की तरह ट्रीट किया जाता है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एक से ज्यादा साल तक चलता है, जैसे कि आपने मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग बना ली, फर्नीचर, तो ये एक साल में तो नहीं खराब होने वाले हैं, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलने वाले हैं। तो एक लाइन याद रखना कि एवरी एक्सपेंस इज अ एक्सपेंडिचर बट नॉट एवरी एक्सपेंडिचर इज अ एक्सपेंस। ओके, देन प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या, जो रेवेन्यू है आपका और जो एक्सपेंस है, मान लो आपका एक्सपेंस है 1,000 रुपया और अम, आपका रेवेन्यू है मान लो आपने मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है कि आपने 500 इन्वेस्ट किया हो और आपको 1,000 मिल गया हो, तो इसमें से आपको कितना बच रहा है, आपको 500 रुपये बच रहा है, तो ये आपका क्या है, ये प्रॉफिट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इंक्रीजेस द ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल को बढ़ा देता है, किसके, ओनर के, इट इट इंक्रीजेस द ओनर्स इन्वेस्टमेंट। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी चीज है जो ओनर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है, तो वो है प्रॉफिट।
गेन, गेन क्या होता है? देखो गेन जो है प्रॉफ़िट से अलग ऐसे होता है कि प्रॉफ़िट आपको हो सकता है सालाना प्रॉफ़िट हो, बट गेन जो है वो इंसिडेंटल होता है, नॉन रेगुलर हो सकता है। म नॉन रेगुलर होता है मतलब कि आकस्मिक जो गेन होता है वो, इट इज़ नॉट फ्रॉम द मेन ऑपरेशन। एक तो ये मेन ऑपरेशन से नहीं होता, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम द मेन ऑपरेशन। इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड वन टाइम प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द इवेंट आउटसाइड द नॉर्मल बिज़नेस ऑपरेशन। एक दफ़ा आपको मुनाफ़ा होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी जो नॉर्मल बिज़नेस है उससे हट के हो जाए। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने ओल्ड मशीनरी है, उसको हायर प्राइस पे सेल कर दिया, तो वो एक टाइम का है, अब आप बार-बार थोड़ी उस मशीनरी को बेच सकते हो। फिर विनिंग अ कोर्ट केस, आप किसी कोर्ट केस को जीत गए तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया। वो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हो सकता है आपका लैंड या फिर इन्वेस्टमेंट जो है उसका बहुत ज़्यादा हाई प्राइस आपको मिल गया हो, तो ये एक आकस्मिक लाभ है। फिर लॉस, लॉस क्या होता है? देखो लॉस ये है कि आपका जैसे खर्चा बहुत ज़्यादा है और आपको रेवेन्यू कम हो रहा है। आपका खर्चा 1000 है और आपका रेवेन्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 है, तो आपको 500 का लॉस हो गया, ये होता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट डिक्रीज़ेज़ द ओनर्स इक्विटी, ओनर की इक्विटी को डिक्रीज़ कर देता है, मतलब कैपिटल को डिक्रीज़ कर देता है। बट अभी हमने प्रॉफिट में क्या पढ़ा था कि इट इंक्रीज़ेज़ द ओनर्स इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल। एंड अभी वही मैंने बोला कि इट शोज़ द बिज़नेस हैज़ स्पेंट मोर देन इट हैज़ अर्न्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। फिर लॉस और कौन-कौन से हो सकते हैं? जैसे लॉस टू द फायर एक्सीडेंट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है? देन डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आप डिड्यूस करते हैं, डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स सोल्ड, जो भी आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो उनमें कुछ प्राइस का डिडक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट कैसा होता है? देखो, जब आप किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं, मतलब इट इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ सेल, जो भी आपकी लिस्टिंग प्राइस है, उस पर आप डिस्काउंट देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लिस्ट प्राइस ₹1000 है, ठीक है? अब आपने इस पे 10% का डिस्काउंट दिया तो अब जो कस्टमर पे करेगा वो कितना करेगा? वो करेगा ₹900 पे। तो ये होता है डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस पे आपको ऐसे डिस्काउंट देना होता है। तो ये कौन ऑफर करता है? हो सकता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को करे, होलसेलर रिटेलर को करे। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट मतलब ये कि आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 10,000 रुपए का पेमेंट देना है, ठीक है? ₹10,000 का। तो और आप बोल देंगे कि यदि तुमने इतने समय में विदिन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यदि तुमने पे कर दिया तो तुमको 2% कम देना होगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अर्ली पेमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? कोई भी जो क्रेडिटर सेल है, एंड इट इंसेंटिवाइज़ेज़ फॉर द डेटर टू पे ऑन टाइम। जो आपके उधार लेने वाले हैं, वो जल्दी पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इट प्रॉम्प्ट्स द अर्ली पेमेंट ऑफ द क्रेडिट सेल। आपको क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है ये कि व्हिच डिस्काउंट प्रमोट्स और प्रॉम्प्ट द पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर सेल, मतलब अर्ली, या फिर व्हिच डिस्काउंट प्रमोट्स द अर्ली पेमेंट। तो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कौन-सा है? तो कैश डिस्काउंट है, ठीक है? याद रखना। फिर वाउचर, वाउचर क्या होता है? वाउचर देखो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है दैट सपोर्ट्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट प्रूव्स दैट ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस, मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, फिर आपको स्लिप जो मिलती है वो होता है वाउचर। वो एक एविडेंस होता है कि भाई जो है ट्रांजैक्शन हो चुका है। जैसे कैश पर परचेज़ में कैश मेमो मिलेगा, ये प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है। फिर क्रेडिट परचेज़ में इनवॉइसेस मिलेगी, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ डेट। देन पेमेंट जब आप करते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है, देन बैंक ट्रांज़ैक्शन में बैंक स्टेटमेंट या फिर चेक कॉपी मिलती है। ये होता है वाउचर। फिर होते हैं गुड्स। गुड्स कौन से होते हैं? देखो गुड्स दे आर द प्रोडक्ट इन व्हिच द बिज़नेस डील्स। गुड्स वो जो बिज़नेस, देखो हर एक बिज़नेस के गुड्स अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? अब आप देखो, एक एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको कि जैसे फर्नीचर वाला है, ठीक है? फर्नीचर, चेयर और टेबल्स में डील करता है, तो चेयर और टेबल उसके लिए गुड हो गई। बट एक कोई अदर ऑफिस है, उसमें चेयर और टेबल रखे हुए हैं, तो क्या उस ऑफिस के लिए वो चेयर और टेबल क्या उसके गुड है? नहीं, वो उसके गुड्स नहीं है। वो गुड्स, हो सकता है वो पर्टिकुलर ऑफिस है, वो कोई सर्विसेज में डील कर रहा हो, तो वो सर्विसेज उसकी गुड हो जाएँगी ना। मतलब इट डिपेंड्स, जो गुड है, गुड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिज़नेस, आप किस नेचर का बिज़नेस कर रहे हैं। जो क्या आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है वो आपके लिए गुड होगा। सो द आइटम परचेज्ड फॉर द यूज इन अ बिजनेस लाइक द ऑफिस और फर्नीचर, दे आर नॉट कंसिडर्ड अ गुड, बट व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ गुड? द बिजनेस डील्स बॉट एंड सोल्ड और प्रोड्यूस
बाय द बिजनेस, मतलब जो आपका मेन ऑक्यूपेशन है वो आपका गुड कहलाएगा, सेकेंडरी चीजें नहीं। फिर स्टॉक, इन्वेंट्री। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है, इसको बोलते हैं स्टॉक इन हैंड, जो आपके पास अभी हाथ में पड़ा हुआ है। गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स जो आप बिजनेस के, जो आपके हाथ में है अभी। हो सकता है ये क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है ओपनिंग स्टॉक हो। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ये एंडिंग इन्वेंट्री होता है, मतलब कि आपके सालाना अंत में आपके पास कितना गुड अनसोल्ड बचा है, मतलब जो बिका नहीं है, ठीक है? उस अकाउंटिंग पीरियड में। फिर ओपनिंग स्टॉक क्या है? मतलब अभी माल आया ही है ताज़ा-ताज़ा और वो इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है, अभी वो सेल नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर एक पर्सन या फिर एंटिटी हु ओ मनी टू द बिज़नेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड ऑन अ क्रेडिट। अभी डेटर क्या होता है? डेटर मतलब कि जो देनदार है, ठीक है? जिसने उधार दिया हुआ है। अब एक पर्सन जैसे राम है, राम ने उधार लिया है और श्याम ने उधार दिया है, तो श्याम एक डेटर हो गया, ठीक है? और ये जो लोन दे रहा है, वो श्याम के लिए असेट्स हैं। दीज़ आर द असेट्स फॉर द श्याम। और जितना भी लोन राम ये ले रहा है ना, जितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 साल का इसका इतना पीरियड हो गया, तो जितना भी बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट पर होता है, उसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर, ठीक है? सन्ड्री डेटर एंड इट इज शोन इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पर। फिर डेटर, क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर जो है a person or entity to whom business owe money for the goods and services provide on the credit, and the amount payable to the creditor on the closing date is a sundry creditor on the liability side of the balance sheet. अभी जो राम है, राम क्या हुआ? राम इज द क्रेडिटर फॉर श्याम, ठीक है? राम जो है वो श्याम का क्रेडिटर है, तो कितना क्रेडिट करना है? सपोज ये राम जो है, अभी हमने क्या देखा था कि श्याम ने लोन दिया है, ठीक है? अब जो श्याम है, श्याम राम की बैलेंस शीट में एक क्रेडिटर की तरह शो किया जाएगा। क्रेडिटर क्यों? क्योंकि इसको हमें लोन पे करना है और जितना भी लोन पे करना है ना क्लोजिंग डेट पे, उसको सन्ड्री क्रेडिटर बोलेंगे। मतलब इतना हमें देना है, हमारी लायबिलिटी है इतनी, कितनी लायबिलिटी है सपोज 1 लाख की, जो हमें शाम को देनी है। तो डेटर और क्रेडिटर आप समझ रहे होंगे, मतलब व्यक्ति एक ही है, बट उसको अलग-अलग तरीके से बोला जा रहा है, जिसने उधार दिया है और जिसको देना है पैसा, ऐसा। थैंक यू सो मच। विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर 1। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। विद मोर आपको यदि ऐसी और वीडियोज़ देखनी, तो क्लिप क्लासेस पे आई हैव मेड अ प्लेलिस्ट, गो थ्रू द एंटायर प्लेलिस्ट देयर, ओके? थैंक